तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स, जो कि हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 45। अब देखिए, प्रोजेक्ट 45 में हम 45 डेज के अंदर तुम्हारा जितना भी सिलेबस है क्लास 10 का, सीबीएसई आईसीएसई सारा कंप्लीट कराएंगे और वही डिट्टो एग्जाम में आएगा। तो उसका चिंता मत करो, बस हमारे चैनल के संग बने रहो और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स। और फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर्स। तो भैया, नंबर्स का मतलब सबको पता है क्या होता है। नंबर सिंप्लीफाई मीन सिंबल वी कैन यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल थिंग्स। हम लोग नंबर का यूज करके किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं, किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी भी नाम के बदले या फिर किसी भी जगह पे कोड की तरह इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को। अब देखो, नंबर्स दो टाइप का होता है, तुमको यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। एक तो नंबर बोलते हैं रियल और एक बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अब दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? तो जो रियल नंबर है, नाम से ही पता चल रहा है, ये असली में इस दुनिया में फिजिकली मौजूद है। देखिए, जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगली है, इसको अपन काउंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है ना, जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे रूट वाले जितने भी नंबर है वो काउंट नहीं कर सकते। या फिर बोल दिया ना, मेरे पास -3 पेन्स है, अब -3 कैसे काउंट करेंगे? नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसे सारे नंबर्स को अपन बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का यहाँ एग्जांपल है रूट का जितना भी आ गया, या फिर तुम्हारा आयोटा, ये सब आगे पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं रियल नंबर जो भी। अब देखो, रियल नंबर में क्या क्या आ गया? होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, इर्रेशनल, सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो ही चुका है। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, सबसे पहले आ जाता है टाइप्स ऑफ रियल नंबर। हम लोग देखो भैया, क्लास 10 सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ाना है हमको। नंबर्स बहुत तरह के होते हैं, होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल्स नंबर होते हैं, फिर डेसिमल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बट तुमको सिर्फ इस सिलेबस में अपन को सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ऐसा नंबर जो रियल में इस दुनिया में प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 -1/2, माइनस रिलेटेड कोई भी नंबर को नहीं पढ़ना। अब देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो भैया होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसको अगर अपन कलर बदल के दिखा दे तो रुक जाओ। पहला होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, सॉरी गड़बड़ी हो गया। पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब क्या होता है और इर्रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? देखो यहां पे लिखा है, नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब मान लो कि हम ऐसे लिख दे रहे हैं 3/2, और इसको तुम डिवाइड करो, कैसे करोगे? 2 1 2 2 1 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 कैरी बचा, 0 लगाए, 5 कट गया। तो इसको अपन बोल दिए रैशनल नंबर। क्यों भैया? क्योंकि आगे ये रुक गया है, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है बाबू? टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, कैंसल हो जाना। आगे जो नंबर है वो बढ़ नहीं पा रहा है। पर अगर तुम यहां देखो इर्रेशनल्स में, इर्रेशनल में क्या हो रहा है ना, जैसे मान लो पाई का वैल्यू क्या होता है भैया? पाई का वैल्यू होता है 3.14, चलते जाता है। तो इसको बोल दिए इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में थोड़ा सा और चीज बता देते हैं। अगर चल रहा है, मतलब कोई नंबर्स चल रहे हैं, मान लो कि ये चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और सेम सेम चल रहे हैं, जैसे कि 3.14 14 14 14 सॉरी 14, तो ये सेम नंबर चल रहा है ना। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? अप्रॉक्स मान सकते हैं और लिख सकते हैं 3.15, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 3.14 भी लिख सकते हैं। पर यहां पे अगर ऐसे चले, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3.147 625, तो यहां पे क्या हो रहा है ना, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो, तो अगर रिपीट होगा मतलब देखो, P/Q के फॉर्म में लिख दिए, ध्यान से सुनना, P/Q के फॉर्म में लिख दिए तो उसको बोलोगे रैशनल्स, और अगर नहीं लिख पाए तो उसको बोलोगे इर्रेशनल। और एक कंडीशन है, P/Q के फॉर्म में मान लो, सॉरी, P/Q के फॉर्म में मान लो नहीं लिख रहे, वो हटाओ।
अगर नंबर चल रहा है, नंबर रुका नहीं है भैया, नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर सेम पैटर्न से चल रहा है तो इसको बोलोगे रैशनल। अगर सेम पैटर्न से ना चले, पैटर्न अगड़म बगड़म कुछ भी नंबर चल जाए तो इसको बोलेंगे इररेशनल। आई होप तुमको रैशनल्स और इररेशनल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहां पे बाकी सब चीजें आगे देख लो। इसके बाद अपन समझते हैं हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो रैशनल इररेशनल पढ़ रहे हैं, इसका यूज मतलब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हारे सीबीएसई में पूछे जाते हैं। और इसका जो लास्ट स्लाइड है, मतलब इस वीडियो का लास्ट जो पार्ट है, वहां से तो 95% क्वेश्चन आने का चांस है, तो वीडियो में बने रहो। अभी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या है जो तुम लोग बचपन में करते थे, बचपन में प्राइम फैक्टराइजेशन खेले हो ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बाबू, देखो प्राइम नंबर का मतलब होता है ना ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो सके या तो 1 से डिवाइड हो सके, उसको छोड़ के और कोई ना। जैसा 5, तुम भैया 5 को सिर्फ 2 चीज से डिवाइड कर सकते हो, या तो 1 से या तो 5 से। पर अगर हम 6 बोले तो 6 को तुम 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो और 6 से। तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। प्राइम नंबर्स का मतलब होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो पाए या तो 5 से डिवाइड हो पाए। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब देखो प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन का अब तुमको टेक्निक समझाते हैं कि कैसे तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है तुम्हारा एग्जाम्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। जैसे मान लो यहां क्वेश्चन है कि 60 और एक है 60 60 30, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए 60 30। अब तुमको ना बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुमको यहां पे एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ को। तो एलसीएम तो बहुत आसान है भैया, ये सबको आता है। 2 के टेबल में कितने बार में 30, फिर 2 के टेबल में 15, फिर 3 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1। तो यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 1 को अपन नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। यहां पे करेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। तो यहां पे आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू जो भी है। अब देखो यहां पे एचसीएफ अगर निकालने बोले तो ये सब तो बहुत बेसिक से बचपन में तुम लोग किए थे। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे देखो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें। जैसा कि यहां पे 2 और एक 2 ये कॉमन है, इसको अपन एक बार निकाल लेते हैं। 2 इनटू एक सेट बन गया। उसके बाद ये 2 के संग कोई और पेयर के लिए नहीं है, हम लोग को पेयर बनाना है, पेयर बनाना है। अब देखो यहां पे 3, इसके संग ये 3 पेयर बन सकता है तो एक बार लिखेंगे। 5 इसके संग ये 5 पेयर बन सकता है तो एक बार लिखेंगे। अब क्या हो गया भैया, यहां पे हो गया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यही ना आ गया। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 30। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए तुमको ना इसको मैक्सिमम पावर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, जितना भी नंबर्स है ये है एचसीएफ हो गया। आई होप तुमको एचसीएफ समझ में आएगा, बहुत बेसिक है, बच्चा वाला है। अब देखो यहां पर 2 का पावर 2 है, 3 के पास कोई पावर नहीं है 1 है, और 5 के पास 1 है। यहां पे क्या है भैया, यहां पे है 2 के पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब तुम देखो यहां पे सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा है, ये। तो एक बार 2 का पावर 2 लिखो, ठीक है। और देखो यहां पे पेयर फिर से बनाना है, फिर से पेयर बनाना है, ये खत्म हो गया। 3 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है, तो 3 का पेयर मिला के बना दिए 3, 5 का पेयर मिला के बना दिया था। तो यहां पे क्या हो गया 30 और 60, तो 60 तुम्हारा आ गया एलसीएम, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाले भैया, एलसीएम निकाले जो सबसे ज्यादा पावर वाला 2 था, या फिर सबसे ज्यादा पावर वाला जो नंबर होगा
उसको तुम पेयर में डालोगे। जैसे इन दोनों को मिला के एक नंबर बना दिए, इसको इसके संग पेयर बनाए तो 2 का पावर 2, 3 जैसा है वैसा ही और 5 जैसा वैसे। एचसीएफ जैसा ही सेम टू सेम होगा, बट एलसीएम में क्या होगा, पावर भी ऐड हो जाएगा। बस यही दोनों फर्क है एलसीएम में और एचसीएफ में। अब देखो इसका नाम प्राइम फैक्टर, बस इसी चीज को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तुम लोग बोलोगे भैया इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों रखा गया है, तो देखो तुम अगर गौर करोगे ध्यान से तो यहां पे अपन जितना भी आंसर्स लिख रहे हैं ये सब प्राइम नंबर से, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नहीं होगा। देखो ये जितना भी नंबर से यहां पे सब प्राइम नंबर है। तो हम लोग ऐसा नंबर से एलसीएम कर रहे हैं जो सारा प्राइम है, अनप्राइम नंबर कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए, और प्राइम नंबर से तुम फैक्टर कर रहे हो, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी, ठीक है। तो तुम प्राइम नंबर से ये सब खेला कर रहे हो भैया, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप तुम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। इसके ऊपर और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम लोग का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देखो जैसे और एक एग्जांपल मान लो 48, 2 मिनट रुक गया, 48 और मान लो 10, बहुत ही बेसिक, नहीं 10 नहीं, मान लो 50 भी नहीं, 20 ऐसे मान लो। अब हम बोल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से दोनों का तुम एलसीएम एचसीएफ निकालो। क्या करेंगे भैया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो यहां पे जितना भी आंसर आ रहा है सब प्राइम नंबर है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। यहां पे करेंगे तो 2 10, 2 5। अगर हम बोल दिए एचसीएफ निकालो तो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है भैया एचसीएफ के लिए, ये इसके संग कॉमन आ गया 2, इंटू ये इसके संग कॉमन आ गया 2, इंटू और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 4। पर एलसीएम ऐसा नहीं होगा भैया, एलसीएम में तुम इन सबको मिलाओ। देखो यहां पे टोटल कितना है, 2 है, कितना है 2 है, 2 का पावर 4 और कुछ है नहीं, इसको मिलाओ 2 का पावर 2, तो इन दोनों को मिला के ये इसमें मर्ज हो गया, मतलब कि सब 2 ही आएगा। जैसे यहाँ पे 1/2 आया ना, तो यहाँ पे क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर वाला 2 है उसको लिख देना है, 2 का पावर 4, और कोई चीज मैच नहीं हो रहा है। तो अगर इसको करो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 क्या हो गया, एलसीएम। तो आई होप तुम लोग को एचसीएफ और एलसीएम में फर्क समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है खत्म। ठीक है बबुआ लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है जिसका नाम है इरैशनल नंबर, और यहीं से तुम लोग का एग्जाम में पूछेगा। और इसके बाद जितना भी आगे पढ़ा रहे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इरैशनलिटी, मतलब इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है बाबू, फिर से बता दे रहे हैं। An irrational number is a number that cannot be expressed in the form of P by Q। आप इसको P by Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी रुकता नहीं है भैया, चलते जाता है। और अगर चलेगा तो भी रैशनल बोल सकते हो, बट यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी रिपीट नंबर्स नहीं आते, सब यूनिक नंबर्स आते। तो ये बन गया सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुकता नहीं है कभी। प्राइम नंबर अपने, सॉरी, इरैशनल नंबर अपने आप को बोलता है हम कभी रुकेंगे नहीं। इरैशनल नंबर का एक सिंबल जान लो, मतलब एक एजेंडा जान लो। इरैशनल नंबर बोलता है कि हम कभी, मतलब सेम नहीं जाएंगे और कभी रुकेंगे नहीं, हमेशा चलते रहेंगे पर कभी सेम नहीं चलेंगे, अलग अलग रूप से चलेंगे। सेम किसी का कॉपी करके नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा। यही है इरैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर जब चल रहा है तो इसको तुम किस फॉर्म में, इसमें कैसे कन्वर्ट करो। अब जैसे कि ये जब चल रहा है तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा इतना बड़ा लाइन बनेगा। यहां पे चलते जाएगा और यहां पे देखो मान लो, सॉरी 3.1 चलते जाएगा, तो हमें जब भी खत्म ही नहीं होगा तो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे।
तो यही है इररेशनलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहां पे बाबू बोलोगे कि भैया क्वेश्चन कैसा पूछेगा इसके अंदर, तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। यहां से जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछेगा, प्रूफ द इररेशनल्स। यहां पे तुम लोग को क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देगा, डायरेक्ट बोल देगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पर पाई क्या है बाबू, तो बोलोगे भैया पाई तो इररेशनल नंबर है, हमको तो अभी सर यही पढ़ा रहे पाई इररेशनल नंबर है। बट एग्जाम में क्या होगा ना, बोलेगा पाई क्या है, तुम बोलोगे भैया इररेशनल है, बोलोगे प्रूफ करो। प्रूफ कहां है, प्रूफ का है, पाई इररेशनल है, इसका प्रूफ का है। जितना भी इमेजिनरी नंबर्स है, जैसे जो रूट में आता है वो सारे इमेजिनरी नंबर्स, मतलब जो रूट में नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स इररेशनल होते हैं। जो पाई होता है वो इररेशनल होता है। बट क्वेश्चन यही है भैया, कैसे आप इसको प्रूफ कैसे करोगे। जैसे कि तुम लोग बचपन में बहुत बार ये किए हो, ट्रायंगल है भैया, प्रूफ करो ट्रायंगल है। हम कैसे मान ले ट्रायंगल है, हमको दिख रहा है बट हम मानेंगे नहीं, हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका 3 एंगल है भैया, ऐसा कोई भी फिगर नहीं है जिसके अंदर 3 एंगल होता है ट्रायंगल को छोड़ के। तो बोलोगे हाँ भैया तीनों को मिला के 180 ही होगा, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ट्रायंगल है, बात खत्म। पर यहां पे वो केस नहीं है, केस यहां पे वो केस नहीं है, यहां पे थोड़ा सा हार्ड केस पड़ जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। कैसे क्या होगा, कहानी अपन समझते हैं। कहानी प्रिंस भैया की जुबानी नहीं, जुबानी जो भी, भवानी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है कि लेट अस एज्यूम दैट, लिखते जाओ बाबू साथ में, गिवन क्वेश्चन इज रैशनल। पहला ही स्टेप क्या है, लेट अस एज्यूम दैट द गिवन क्वेश्चन इज इररेशनल। अब तुम बोलोगे भैया फिर से माथा एकदम सर दर्द हो गया, क्या बता रहे हैं आप, इररेशनल में रैशनल घुसा रहे, ये सब क्या कर रहे हैं। तो देखो बात समझो, हम लोग जैसे ऐसे समझोगे कि मेरे पास एक ना ये झोला है, इसके अंदर एक रेड कलर का स्टोन है, समझोगे बहुत ध्यान से बात को समझोगे, एक ब्लैक कलर का स्टोन है, एक ब्लैक कलर का, येलो कहां से बन गया, एक ब्लैक कलर का स्टोन है, स्टोन मतलब पत्थर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से रेड वाले को निकाल दिए और अपने हाथ में ऐसे छुपा लिए। हम पोटली के अंदर हाथ डाले, तुम देख नहीं रहे हो, पोटली के अंदर हाथ डाले और उसको रेड वाले को निकाल के छुपा लिए। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, बोलो अंदर कौन सा पत्थर है, कौन से कलर का पत्थर है, तो तुम क्या करोगे, हम बोलेंगे ना नहीं पोटली में नहीं झांकना है, पोटली में नहीं झांकना है, तुमको बस ये बताना है कि अंदर कौन सा कलर का पत्थर है, पोटली में नहीं देखना है, झोले में नहीं देखना है। तो तुम हमसे पूछोगे कि तुम्हारे हाथ में कौन सा पत्थर होगा, क्योंकि मेरे हाथ में जो होगा उसका ऑपोजिट ही बैग में होगा। समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। तो अगर हम किसी तरह से ऑपोजिट काम कर पाए, अगर हम किसी तरह से बोल दे कि भैया क्वेश्चन रैशनल है, तो बोलोगे हाँ चलो रैशनल है। रैशनल का उल्टा क्या होता है, इररेशनल। अगर हम बोल दिए भैया रैशनल है, चलो रैशनल है, पर अगर हम प्रूफ नहीं कर पाते कि ये रैशनल है, मान लो हम फेल हो गए प्रूफ करने में कि जो क्वेश्चन था वो रैशनल है, रैशनल नहीं प्रूफ कर पाए, तो क्या बोलेंगे कि वो जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक इररेशनल बन जाएगा। भैया कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि देखो इररेशनल प्रूफ नहीं कर सकते हो, इररेशनल किसी भी चीज को, क्योंकि वो हमेशा चलते जाता है और उसका कोई पैटर्न नहीं है। जिस चीज का कभी पैटर्न नहीं होता है और जो चीज हमेशा रुकता नहीं है उसको हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनल प्रूफ करेंगे। अगर वो चीज रैशनल प्रूफ ना हो पाए तो बोल देंगे भैया रैशनल प्रूफ नहीं हो रहा है, इसको इररेशनल बोल देते हैं। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। और सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि जो भी क्वेश्चन होगा इसको तुमको 2 इंटीजर के संग मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम तुमको क्या बोल दिए कि इररेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखता है, पर रैशनल तो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखता है। तो अपने क्वेश्चन को पी और क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, पी और क्यू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और जो पी क्यू है, पी और क्यू है, ये को प्राइम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम्स।
मतलब देखो तुमको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम समझ पा रहे हैं, बट जैसे तुम वीडियो पूरा कंप्लीट करोगे इस चैप्टर में तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्पेशली इस सेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम तुमको बोल दिए को प्राइम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, को प्राइम का मतलब होता है ना सिर्फ खुद से, सिर्फ वन को छोड़ो, अभी वन को छोड़ो, सिर्फ खुद से वन से या फिर खुद से सेल्फ से मल्टीप्लाई हो पाए। प्राइम का मतलब क्या था? प्राइम का मतलब था वन से या खुद से मल्टीप्लाई हो पाए। तो को प्राइम का मतलब भी वही होगा, बट फर्क इतना होगा कि यहां पे वन को काउंट नहीं करोगे, तो इसका मतलब सिर्फ खुद से मल्टीप्लाई हो पाए। तो अगर खुद से छोड़ के किसी और से मल्टीप्लाई हो गया तो उसको को प्राइम नहीं। यहां पे हम उल्टा बात कर रहे हैं, उल्टा ऑपोजिट में बात करेंगे, को प्राइम मानेंगे। बट क्या हो अगर ये को प्राइम ना हो? तो अगर को प्राइम नहीं हुआ तो ये रैशनल नहीं प्रूफ हो पाएगा, मतलब को प्राइम नहीं हुआ तो पी बाय क्यू के फॉर्म में कभी नहीं आ पाएगा, और पी बाय क्यू के फॉर्म में अगर नहीं आ पाया तो वो कभी रैशनल नहीं बन पाएगा, और कभी रैशनल नहीं बन पाएगा तो वो क्वेश्चन हो जाएगा इरैशनल। तो हमको पूरा फोकस करना है को प्राइम पे, पूरा फोकस किस चीज पे करना है? को प्राइम पे। इस पे क्वेश्चन देखते ताकि तुम लोग का दिक्कत ना हो। देखो क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। क्वेश्चन क्या है बबुआ? प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। तो अपन क्या करेंगे भैया, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। इसका नाम याद रखना, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। अब इसमें अपन करेंगे क्या? लेट स्टेप 1, लेट √3 इज रैशनल। इसको अपन रैशनल प्रूफ कर मान लिए। तो रैशनल अगर हो गया तो क्या कर सकते हैं? √3 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। √3 को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ तो बोलोगे हाँ भैया रैशनल है तो पी बाय क्यू के फॉर्म के बराबर होगा। और ये पी बाय क्यू कैसा होना चाहिए? पी बाय क्यू कैसा होना चाहिए? को प्राइम। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, यहां पे मिस्टेक हो जाता है बच्चों का। को प्राइम मतलब जो पी और क्यू है ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ खुद से मल्टीप्लाई होगा। पी है तो पी से ही होगा, क्यू है तो क्यू से ही होगा, ऐसे। ठीक है। अब देखो हम यहां पे दोनों को बैलेंस करेंगे इक्वेशन, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि रूट से अपन देखो यहां से भी कैलकुलेट करके लेके जा सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर तुम यहां से कैलकुलेट करोगे रूट है ना, इक्वेशन बहुत ज्यादा लेंदी बनेगा। तो अपन क्या करेंगे? रूट हटा देंगे। रूट हटाने का टेक्निक क्या है? दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो। देखो रूट हट गया, दोनों के ऊपर जो इस तरफ करोगे एलएचएस में वही काम आरएचएस में करना होगा। ये बेसिक लॉ है, याद रखना कि एलएचएस और आरएचएस हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। तुम्हारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। फर्क क्या है कि हम रूट कर दिए। अगर हम सिर्फ एक तरफ रूट स्क्वायर करते दूसरा तरफ नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है ना क्वेश्चन के साथ। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 और यहां पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर को यहां लेके आओ तो बन जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। शायद से तुमको समझ में आ रहा होगा, ऐसा बन जाएगा। तुम इसको देख के क्या बोल पाओगे? इसको देख के हम फिर ये बात बोल सकते हैं ना, ध्यान से सुनना। अगर स्क्वायर के संग देखो तुम क्या देख रहे हो, इसमें क्या तुमको दिख रहा है? 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ये जो 3 है और q है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके p आ जा रहा है भैया, मतलब 3 को और q को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है? p आ रहा है। अब मान लो q के बदले कोई भी एक नंबर मान लो 1, तो आंसर कुछ आएगा 3 1 3 p। अगर मान लो यहां पे चेंज कर जाते हैं 2, तो यहां पे p का बदले 6, ऐसे हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि q जो यहां पे है मल्टीपल है, ऐसे 3 इंटू q ऐसे इज इक्वल टू p। और देखो एक बात याद रखना, जब कोई चीज स्क्वायर से, कोई नंबर उसके स्क्वायर के मल्टीपल होता है तो वो इसके विदाउट स्क्वायर के भी मल्टीपल होगा। ये थ्योरम है, याद रखना, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है भैया?
कि जब कोई चीज 3q² इज इक्वल टू p², जब स्क्वायर वाला मल्टीपल है तो विदाउट स्क्वायर भी मल्टीपल होगा। ये इसका रूल है। यहां तक नोट कर लो ताकि हम आगे बता पाए। कर लिए? देखो आगे, इसको पहले इरेज करें। देखो अपन यहां तक पहुंचे हैं 3q इज इक्वल टू p, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि स्क्वायर हटा भी सकते हो क्योंकि ये थ्योरम है कि स्क्वायर और p दोनों बराबर होता है। अगर स्क्वायर के मल्टीपल है तो विदाउट स्क्वायर के भी मल्टीपल होगा। अब यहां तक पहुंच गए तो यहां से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि 3 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है। तो यहां ये इससे तुमको क्या स्टेटमेंट मिला? 3 डिवाइड्स p। बहुत ही आसान बाबू, क्योंकि यहां पे देखो अगर हम इसको p लिखे और इसको 3 को नीचे लेके आए तो देखो डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया ना, तो इसको अपन बोलेंगे 3 डिवाइड्स p। 3 डिवाइड्स p। आई होप तुमको यहां तक बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला इरेज करते हैं। ये इक्वेशन याद रखना, इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो जब 3 p को डिवाइड कर रहा है, 3 जब p को डिवाइड कर रहा है मतलब ये 3 है। ठीक है, ये किसको डिवाइड कर रहा है भैया? p को। तो p को डिवाइड करने के लिए कोई तो एक नंबर 3 के संग जुड़ेगा तभी ना डिवाइड होगा। जैसे मान लो यहां पे है 60, ठीक है, और यहां पे 3 है, तो 3 60 को डिवाइड कर रहा है। यहां पे p है मान लो 60, 3 इसको डिवाइड कर रहा है। तो कैसे डिवाइड कर रहा है? 3 के संग कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तभी ना उसको डिवाइड कर रहा है। तो इस नंबर को हम मान लेंगे c। लेट द नंबर बी c। क्या मानेंगे? लेट द नंबर बी c। अब तुम इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? इसके नहीं, इससे पहले वाले में, इसके पहले वाले में पहला वाला इक्वेशन क्या था? 3q² इज इक्वल टू p²। देखो p के जगह पे तुम इस वाले चीज को पुट कर दो, 3q² इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। ये कहां से आया भैया? ये इस वाले कंडीशन से आया। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहां से पूरा कैलकुलेट करेंगे और q का वैल्यू कितना आ जाएगा? q का वैल्यू निकालो, 3 3 9, c² बाय 3 को नीचे, 3 3 कट गया 3, और q का वैल्यू आ गया 3c²। शायद तुमको समझ में आ गया होगा। अब देखो कंफ्यूजन, जैसे तुम यहां पे सॉल्व किए थे ना कि जो 3q है वो p को डिवाइड कर रहा है, वही केस यहां पे आ गया। पर अब यहां पे उल्टा बात बोला है, यहां पे 3q को भी डिवाइड कर रहा है। देखो क्योंकि इक्वल्स टू के यहां पे q है, पहले इक्वल्स टू के वहां पे क्या था? p था। अब इक्वल्स टू के यहां पे क्या है? q है। तो यहां पे देयरफॉर यहां पे लिख सकते 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। यहां पे हम क्या लिख सकते? 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। 3p को भी डिवाइड कर रहा है, 3q को भी डिवाइड कर रहा है। यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, यहां पे देखो, बात समझना यहीं से बहुत जरूरी बात है। जो 3 है ना, ये 3 है ना, ये q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। अभी हम लोग ये प्रूफ किए, बट भैया हम तो q और p को क्या माने थे? को प्राइम। q और p क्या था? को प्राइम। क्या था? को प्राइम। तो को प्राइम का हम तुमको मतलब क्या बताए थे कि वो सिर्फ एक नंबर से डिवाइड होगा। अगर 3 सिर्फ एक को डिवाइड करता, p को डिवाइड करता, q को ना कर पाता, या फिर q को करता p को ना कर पाता, तब हम बोलते कि भैया ये को प्राइम है। तो ये को प्राइम नहीं होगा, गलत। तो दिस इज नॉट q बाय p। ये जो अपन ने माना था ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। तो जब को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं है भैया, रैशनल भी नहीं है। तो जब ये रैशनल नहीं है तो क्या बचेगा? 10 √3 इज इरैशनल। आई होप तुमको समझ में आया होगा कि कैसे इरैशनल प्रूफ किए हैं।
नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और देख लो प्यार से बचवा। देखो दूसरा क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन वही है कि प्रूव दैट, अब थोड़ा सा हार्ड है, 3 + 2√5 इज इररेशनल। तो इररेशनल प्रूफ करने के लिए फिर से स्टेप 1 रैशनल मान लो, तो इसको लेट दिस बी रैशनल। फिर से ये मेथड का नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, और यहीं से तुम्हारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन एकदम 110% एक क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है। देखो अब देखो, सबसे पहले अपन रूट वाला पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को हटा दो, इस पार्ट को हटा दो, रूट वाले पार्ट को देखो, रूट वाले पार्ट को, रूट वाले पार्ट को, रूट वाले पार्ट को सेम √3 वाले जैसा करो, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, और p/q को क्या मानो, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चा, कि वो अपने से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके ऊपर अपन स्क्वायर चढ़ाएंगे, इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर, इसके ऊपर फिर से स्क्वायर चढ़ाएंगे, और फिर से जब सॉल्व करेंगे तो फिर से आ जाएगा p जो है ये q 5 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है और p को, दोनों को। ऐसे ही हम लोग अभी पिछली बार किए थे, ये किसके अकॉर्डिंग टू √3 के अकॉर्डिंग, √3 हम जैसे सॉल्व किए थे। सिमिलरली, सॉरी यहां पे गलत हमने लिख दिया, सिमिलर टू √3, जैसे तुम √3 प्रूफ किए थे कि वो इररेशनल है, ऐसे ही √5 भी प्रूफ हो जाएगा इररेशनल है। तो भैया जब बात ऐसे समझो कि ये इक्वेशन है तुम्हारा, क्या इक्वेशन है, 3 + 2√5, जिसमें से √5 तो इररेशनल है, √5 इररेशनल है, और ये जिसके संग मल्टीप्लाई में होगा ये भी क्या होगा, इसके संग मल्टीप्लाई होगा तो ये भी, ये देखो ये तो एक रैशनल नंबर है, एक नंबर है भैया, मतलब क्या, एक रैशनल नंबर दिख रहा है, बट जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इररेशनल में, ठीक है। और इसका एक रूल याद रखो, जब किसी भी नंबर को, इररेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर के संग मिलाओगे, इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर के संग मिलाओगे तो आंसर हमेशा इररेशनल आता है। ये रूल याद रखना। क्या रूल है, कि इररेशनल नंबर को रैशनल के संग मिलाओगे तो इररेशनल आंसर आएगा। ये थ्योरम है, ये तुम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो। वो सारे स्टेप्स करने के बाद, जो सारे स्टेप्स हम लोग √3 में किए थे, √5 में भी सेम करना है। समझ में आ गया, तो लिखेंगे 10 3 + 2√5 इज इररेशनल। नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और ले लो भैया। अब इसको पूरा फिर से करके दिखाते हैं। बोल रहा है कि इसको इररेशनल प्रूफ करो, तो √2 को हम लोग मान लेते हैं रैशनल, r ऐसे लिखते हैं रैशनल। फिर से √2 को क्या करना है, जब रैशनल है तो p/q के फॉर्म में दिखेगा, p/q क्या है, को प्राइम है भैया, को प्राइम है। फिर इसके ऊपर हमको रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसको याद रखना। तो 2 का हो जाएगा p² q²। ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, और ये क्या कर रहा है, फिर से p को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं, अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। ये नियम हम बता चुके हैं कि अगर कोई चीज, मान लो कि यहाँ पे x है, ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर वो a को भी डिवाइड करेगा, ये याद रखना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p। फिर उसके बाद अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो 2p को कैसे डिवाइड करेगा, कोई एक इसके संग इंटीजर रहेगा, तभी ना डिवाइड करेगा, तो इसका इंटीजर c मान लो। फिर इस वैल्यू को अगर तुम इस जगह पे पुट करते हो तो यहां से आ जाता है कि 2 जो है वो डिवाइड करता है q को भी, बट अगर ऐसा होगा कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों को प्राइम नहीं होगा, नहीं होगा तो रैशनल नहीं होगा, ठीक है, रैशनल नहीं होगा। तो जो √2 होगा वो क्या होगा, वो इररेशनल होगा, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब जो √2 इररेशनल है तो ये भी थ्योरम है, इसको भी याद रखो कि जब किसी भी चीज को इररेशनल बोलोगे तो उसका रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल भी इर्रेशनल होगा। तो यहां पे 1/√2 भी क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। प्रूव्ड, हेंस लिखना भूल गए, हेंस लिख दो, मजा आता है हेंस। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी चीज को इर्रेशनल प्रूफ करे, रियल नंबर्स क्या होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, किसी एक चीज में भी प्रॉब्लम हो, भैया कमेंट में हमको बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत लेके आ जाएंगे। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम्स में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं रियल नंबर से जुड़े, और जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए, वो सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भैया प्रैक्टिस करना मत